Today we will complete the remaining part of the chapter sound. Okay, yesterday I started with sound. Yesterday I had posted a video on sound which was of more than 1 hour duration. I hope you people have watched that video. Okay, in that I completed half of the chapter sound. आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, बाकी का जितना बचा हुआ कंप्लीट हो जाएगा. स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये पेंडुलम 4 सस्पेंडेड है रबर स्ट्रिंग से. इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है. दिस इज बेसिकली रेजोनेंस. तो रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल रहता है, हर साल. तो रेजोनेंस पर हम इसको समझेंगे आज. इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आए तो समझ में आएगा. लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि 3 तरह के वाइब्रेशंस क्या क्या होते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर वीडियो विथ नेचुरल वाइब्रेशंस, देन वी विल डिस्कस डैम्ड, देन फोर्स्ड वाइब्रेशंस एंड देन विल कम टू रेजोनेंस. फिर ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे. फिर आज हमारा क्वेश्चंस भी काफी सारा है. ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. नेचुरल वाइब्रेशंस के बारे में जो छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं, बातें हैं, जानना है कि दीज वाइब्रेशंस आर पीरियोडिक वाइब्रेशंस. दे टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. जब बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तब जो वाइब्रेशन वो एग्जीक्यूट करेगा वो होगा उसका नेचुरल वाइब्रेशंस. ओके, एंड यू सी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉन ओवर हियर. Displacement time graph drawn over here. This displacement time graph shows that the amplitude of the vibration is constant. ये decrease नहीं हो रहा है, टाइम भरे बढ़ रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड देखो सेम है, एकदम कांस्टेंट लाइन है. नीचे भी देखो एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हुआ है. सो दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आस्क यू इन द एग्जाम ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेचुरल वाइब्रेशंस. तो देख रहे हो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लेकिन कांस्टेंट है. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है नेचुरल वाइब्रेशंस का. तो क्या क्या मैंने बताया कि पीरियोडिक वाइब्रेशंस होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती है, और ये होता वैक्यूम में है, बिकॉज वैक्यूम ही वो जगह है जहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा. If it is in air, then air will offer some external force. If it is in water, then water will apply some external force on the vibrating body. तो ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है. ओके, एंड नेचुरल वाइब्रेशंस आर आल्सो नोन एज फ्री वाइब्रेशंस. सो ये बेसिकली हो गया अबाउट नेचुरल वाइब्रेशंस. यही सब पूछ सकता है. डैम्ड वाइब्रेशंस, नाम से पता चल रहा है कि यहां पर इसकी एम्पलीट्यूड डैम्ड हो जाएगी, मींस धीरे धीरे डैम्पिंग आएगा. यू सी द एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, क्लियरली ग्राफ से दिख रहा है, और एक पॉइंट पर तो एम्पलीट्यूड 0 हो गया. So this is the displacement time graph for damped vibrations, right? And these are also periodic vibrations of decreasing amplitude. Important है, पिछले वाला constant amplitude था, यहां पर decreasing amplitude, and इस बार in the presence of a resistive force. एक resistive force रहेगा, उसके presence में हो रहा है. And these vibrations are known as damped vibrations. Simple. The displacement time graph is very important in damped vibrations. Sometimes they ask some examples. बहुत ही simple है. When a slim branch of a tree is pulled and then released, it makes the damped vibrations. Okay, you take a slim branch of a tree. ये मान लो पेड़ का leaves वगैरह है, and तुमने इसको ऐसे खींचा and release कर दिया. So it will vibrate like this, and धीरे धीरे it will come to rest, isn't it? So this is what damped vibrations are. Okay, a tuning fork when stroked on a rubber pad executes damped vibrations in air. एक tuning fork लो और उसको रबर पैड में हिट करो तो ये वाइब्रेट करेगा, और धीरे धीरे इसकी एम्पलीट्यूड कम होते होते फिर कुछ देर बाद ये फिर रुक जाएगा वाइब्रेट करते करते. दैट मीन्स यही तो डैम्ड वाइब्रेशंस है. एक्सटर्नल पीरियड फोर्स किसने दिया है? रेजिस्टिव फोर्स किसने दिया? एयर ने दिया. आसपास एयर है, इसलिए यहां एयर लिखा हुआ है. एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स देगा और वो वाइब्रेशन रुक जाएगा. A simple pendulum oscillating in air or any other medium executes the damped vibrations. एक पेंडुलम है, पेंडुलम बोले तो एक स्ट्रिंग है जिसमें तुमने एक छोटा सा मास, कोई भी पत्थर हो सकता है, कुछ भी है, उसको सस्पेंड कर दिया फिक्स्ड सपोर्ट से, एंड यू हैव सेट इट टू वाइब्रेशंस. तो क्या ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा? नहीं, धीरे 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 फिर रुक जाएगा. दिस इज व्हाट डैम्ड वाइब्रेशंस मीन. सिंपल. फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या है? नाउ इफ यू हैव अ बॉडी, any body, and on that body, like you consider the string of a guitar. Okay, this is AB is a string of a guitar. इसको एक बार तुमने हिट किया और वाइब्रेट करने के लिए छोड़ दिया. So the vibrations that this AB string will execute are damped vibrations. एक बार ही हिट किया बस, तो damped vibrations, धीरे धीरे वो रुक जाएगा. लेकिन every 1 second you are hitting it once. हर 1 सेकेंड में उसे टंग से मार रहे हो, फिर टंग, फिर टंग. So you are applying
अ पीरियोडिक फोर्स एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, और पीरियोडिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर इक्वल इंटरवल्स में तुम उसे हिट कर रहे हो, तो जो फोर्स लगा रहे हो स्ट्रिंग के ऊपर दैट इज एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो उस की वजह से द स्ट्रिंग विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वाइब्रेटिंग, इट विल नॉट स्टॉप, क्योंकि एवरी 1 सेकेंड, एवरी 2 सेकेंड्स, कुछ भी हो, एवरी 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो तब हम बोलेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इज एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशंस। क्या बोलेंगे? दिस स्ट्रिंग इज एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो देख लो डेफिनेशन क्या है, द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो 2 एग्जांपल्स दिया हुआ है। एक एग्जांपल तो जो मैंने अभी भी गिटार वाला बताया वो है, इन अ गिटार एन आर्टिस्ट अप्लाइज पीरियोडिक फोर्स ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार टू एग्जीक्यूट द फोर्स्ड वाइब्रेशंस इन देम। और ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये भी बड़ा सिंपल है, व्हेन द स्टेम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्रेस्ड अगेंस्ट द टॉप ऑफ अ टेबल, द ट्यूनिंग फोर्क forces the tabletop to vibrate with its own frequency. The vibrations produced in the tabletop are forced vibrations. एक tabletop है, उसके ऊपर तुम एक vibrating tuning fork को लेके ऐसे टच कर दिया, this tuning fork is vibrating, तो इसकी vibrations जो कि periodic motion है, periodic force है ना, इसकी vibrations क्या है? periodic motion है, ये जो vibrate कर रहा है to and fro motion तो periodic है, यानी ये tabletop के ऊपर एक periodic force लग रहा है जिसके वजह से ये टेबल टॉप भी वाइब्रेट करने लगेगा, एंड वी विल से दैट द टेबल टॉप इज एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशंस। दिस इज वेरी सिमिलर टू द गिटार वाला एग्जांपल। नाउ रेजोनेंस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस हैज कम। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फोर्स्ड वाइब्रेशंस का एक स्पेशल केस है। ओके, दे समटाइम्स आस्क कि ये किस तरह के वाइब्रेशन का स्पेशल केस है, नेचुरल का है, डैम्प्ड का है, या फोर्स्ड वाइब्रेशन का है। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। यहां पर क्या होता है ना, बोथ ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मैच। कौन बोथ ऑफ द फ्रीक्वेंसीज? समझो यहां पर एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क तुमने टच कर दिया, दिस ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग। नाउ से द ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ x हर्ट्ज। द ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ x हर्ट्ज। अब इस टेबल टॉप का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। एनी ऑब्जेक्ट हैज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, से दिस इज द टेबल, एनी ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो टेबल टॉप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं y हर्ट्ज है। तो ये जो x हर्ट्ज है इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज द फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी? ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स। ये पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहा है ट्यूनिंग फोर्क, और उस पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी है ये एक्स हर्ट्ज। अच्छा, ये वाई हर्ट्ज क्या है? वाई हर्ट्ज है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पर फोर्स्ड वाइब्रेशंस लग रहे हैं। ये ट्यूनिंग फोर्क तो बेसिकली इस टेबल के ऊपर फोर्स्ड वाइब्रेशन लगा रहा है ना, फोर्स्ड वाइब्रेशन लगा रहा है ना। तो कभी अगर ऐसा हुआ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, तब रेजोनेंस होगा। इस केस में नहीं है, बिकॉज यहां पर y और x दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। सो क्या यहां पर रेजोनेंस होगा? यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। और बहुत लाउड साउंड सुनाई भी नहीं देगा, नॉर्मल साउंड सुनाई देगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि ये टेबल की फ्रीक्वेंसी है y हर्ट्ज, और ये ट्यूनिंग फोर्क मैंने लाया, कोई दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है जो वाइब्रेट कर रहा है y हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ही, दोनों y है। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स becomes exactly equal to the natural frequency of the body on which the periodic force is being applied, then this tabletop will start vibrating with an increased amplitude. ये टेबल टॉप बहुत जोर के एम्पलीट्यूड में घड़ ऐसा आवाज होगा, जोर से एकदम लाउड साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। तो मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दे रिजल्ट इन रेजोनेंस, यानी दिस रिजल्ट्स इन द रेजोनेंस। ओके, नाउ देखो जो मैंने अभी बताया वही यहां लिखा हुआ है,
कुछ तो अलग चीज मैंने नहीं बोला. Resonance is a special case of forced vibrations when the frequency of the externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency. उस body के natural frequency के साथ match करे. The body readily begins to vibrate with an increased amplitude. This phenomenon is known as resonance. Okay, and the vibrations of large amplitude are called resonant vibrations. फिर उस vibration को हम नाम दिए resonant vibration. Basically वो forced vibrations ही है. ओके, कंडीशन फॉर रेजोनेंस तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, फिर से यहां लिखा हुआ. कई बार ये पूछता है एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. ओके, रेजोनेंस अकर्स ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. सिंपल. नाउ कमिंग टू दिस, यहां पर देखो एक रबर स्ट्रिंग है. ओके, पी क्यू, चार, उसमें से हमने चार स्ट्रिंग्स लटका दिया, ए बी सी डी, बॉब है, यानी चार पेंडुलम है बोल सकते हो. पेंडुलम ए, पेंडुलम सी, पेंडुलम बी, पेंडुलम डी. ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंडुलम ए एंड पेंडुलम बी आर ऑफ द सेम लेंथ, हेंस दे हैव द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. आई रिपीट, ए एंड बी हैव द सेम लेंथ, सो दे हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. सो इफ आई स्टार्ट वाइब्रेटिंग ओनली पेंडुलम ए, मैंने हाथ से पेंडुलम ए को थोड़ा वाइब्रेट करा दिया, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही मान लेते हैं, इतना वाइब्रेट कराया यहां से यहां, फिर ये अपने आप वाइब्रेट कर रहा है. ओके, फ्रॉम हियर इट इज वाइब्रेटिंग. तो क्या देखूंगा, कुछ देर बाद मैं देखता हूं कि सी भी वाइब्रेट करने लगेगा, बी भी वाइब्रेट करने लगेगा. वाइब्रेट मीन्स ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, एंड डी विल ऑल्सो स्टार्ट ऑसिलेटिंग. बट वी विल सी दैट सी एंड डी विल start oscillating with only small amplitudes throughout. continuously C और D small amplitude के साथ ही वाइब्रेट कर रहा है. लेकिन B की बात कुछ अलग है. B भी वाइब्रेट करेगा, शुरू में तो स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ. ये बात तो सही है कि B स्टार्ट होगा छोटा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना, लेकिन ग्रेजुअली मैं कुछ देर बाद क्या देखूंगा कि ए का जितना शुरू में एम्पलीट्यूड था, बी हैज गेन्ड दैट एम्पलीट्यूड. मतलब कि मैंने जो ए को इतना एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया था ना, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड से, तो कुछ देर बाद देखूंगा कि बी ने धीरे धीरे अपनी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर ली, एंड नाउ बी इज वाइब्रेटिंग विथ 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड. बट ड्यूरिंग दैट टाइम ए की एम्पलीट्यूड फिर कम हो गई है. जब बी ने ए का एम्पलीट्यूड को ले लिया तो ए इज नाउ वाइब्रेटिंग विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड. फिर 1-2 सेकेंड बाद मैं देखूंगा उल्टा हो गया कि अब बी का एम्पलीट्यूड कम हो गया है, बी छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है ऐसे टोए टोए टोए, एंड ए फिर अपना जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था 4 सेंटीमीटर, वो एक बार इधर वाइब्रेट कर रहा है. और फिर कुछ देर बाद फिर ए का एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा, बी विल स्टार्ट getting that vibrating with the large amplitude. B will be vibrating with the large amplitude. तो क्या देख रहा हूं कि there is an exchange of energy that started between A and B. Exchange of energy. This is only possible if the natural frequency of A and B are equal. And this is what resonance is. So due to resonance, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑल्सो टेक्स प्लेस. रेजोनेंस का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन ए का एनर्जी सी और डी में बहुत कम हो गया, बहुत कम एक्सचेंज हुआ, इसलिए बहुत छोटे छोटे एम्पलीट्यूड के साथ ही वो वाइब्रेट कर रहा है. लेकिन बी और ए में एनर्जी शेयरिंग बहुत ज्यादा हुआ, ऑलमोस्ट 90% हो रहा था एकदम एनर्जी शेयरिंग. कुछ पार्ट तो सी और डी में गया जरूर, लेकिन मेजरली विथ बी. ओके, एंड दे वेर कंटिन्यूसली एक्सचेंजिंग देयर एनर्जीज. ए अपनी एनर्जी एक बार बी को दे रहा है, फिर कुछ देर बाद बी अपनी ए को दे रहा है. तो दिस वाज गोइंग ऑन. नाउ व्हाई डू सी एंड डी वाइब्रेट? सी एंड डी का तो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, तो सी एंड डी विल नॉट वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड, बट ड्यू टू फोर्स्ड वाइब्रेशंस सी एंड डी विल वाइब्रेट. ए अपनी वाइब्रेशंस इस रबर स्ट्रिंग के माध्यम से सी को भी कम्युनिकेट करता है, बी को भी करता है और डी को भी करता है. लेकिन ए एंड बी, दे सिंस दे हैव द इक्वल फ्रीक्वेंसीज, so B will pick up the vibrations of A very easily.
and then they will start exchanging the energies. But C and D will just vibrate with small amplitudes due to forced vibrations. So let us read now whatever I said is here. Another thing I just wanted to add कि जब A अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है, B भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा. भले ये मैंने बताया कि B का उस टाइम एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, A का कम होगा. बट दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट दैट A अपनी लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन में जब जा रहा है, B भी अपने लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे उसी वक्त गया. मीन पोजीशन पर जब A आ रहा है, B भी अपनी मीन पोजीशन पर आएगा. ओके, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट A की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगी एंड B का फिर कम हो जाएगा. बट उस समय भी जब एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, दोनों अपने अपने एक्सट्रीम और मीन पोजीशंस, दूसरे एक्सट्रीम में अगर वो है तो वो भी अपने दूसरे एक्सट्रीम पर है. सो दे विल बी इन फेज. इसे हम बोलते हैं दैट A एंड B विल वाइब्रेट इन फेज. मतलब दे विल रीच देयर एक्सट्रीम पोजीशंस ऑन आइदर साइड साइमल्टेनियसली. तो इन सारी चीजों को अब हमने डिस्कस किया. अब देखो यही लिखा हुआ है. द पेंडुलम A इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय डिस्प्लेसिंग द बॉब टू वन साइड. ओके, नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग PQ. PQ के साथ परपेंडिकुलर है ना, वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? द पेंडुलम B, यानी B की बात की जा रही है जिसका लेंथ सेम है, ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इनिशियली विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड. शुरू में तो छोटा छोटा, बाद में अपने असली रूप दिखा दिया. एंड अल्टीमेटली इट अक्वायर्स द सेम एम्पलीट्यूड एज द पेंडुलम A इनिशियली हैड. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम B इज मैक्सिमम, द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम A इज मिनिमम. यही मैंने बताया कि एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी शेयरिंग हो रही है. आफ्टर सम टाइम द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम B डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ A इंक्रीजेस. एक बार A का स्मॉल एम्पलीट्यूड B का ज्यादा एंड B का फिर स्मॉल एम्पलीट्यूड A का ज्यादा, मतलब एनर्जी शेयरिंग हो रहा है. द वाइब्रेशंस ऑफ B आर इन फेज विद दोज ऑफ A. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. इसका मतलब है दे रीच देयर एक्सट्रीम पोजिशन ऑन आइदर साइड साइमल्टेनियसली. दिस इज व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ. The pendulums C and D also vibrate, okay, but each of them will vibrate with very small amplitude. This is also what I have said just now. Explanation क्या है? The vibrations produced in A are communicated as forced vibrations to the other pendulums B, C and D through the rubber string PQ. ठीक है? The pendulums C and D remain in the state of forced vibrations, क्योंकि उसका लेंथ तो अलग है C और D का, A के साथ मैच नहीं किया, so they remain in the state of forced vibrations. While the pendulum B comes in the state of resonance. This is because the natural frequency of B is equal to the natural frequency of A. Why? Being of the same length. And therefore, there is an exchange of energy only between pendulums A and B. So, resonance takes place. When the amplitude of B increases, the amplitude of pendulum A decreases and vice versa. The pendulum B therefore vibrates with the frequency of pendulum A and remains in phase with pendulum A. समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है. इससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछे तुम आंसर कर दोगे, राइट? रेजोनेंस इन ब्रिज, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में. बड़ा सिंपल सा है. सस्पेंशन ब्रिज में देखोगे, सस्पेंशन ब्रिज मतलब जो ब्रिज लटकता है, ओके, सस्पेंशन, हैंगिंग ब्रिजेस बेसिकली. तो सस्पेंशन ब्रिज में जब सोल्जर्स जाते हैं ना, दे डोंट मार्च ऑन इट. जो मार्च पास्ट तुम लोग भी करते हो, तुम लोग तो बड़ा घटिया मार्च पास्ट करते हो, मुझे पता है. कोई लेफ्ट लेग आगे करता है तो कोई राइट लेग आगे करता है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. हालांकि कुछ स्कूल्स में बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ मैक्सिमम स्कूल्स में तो बड़ा घटिया है. मतलब कि इतना गंदा मार्च पास्ट तुम लोग करते हो, मुझे पता है. बट हियर द सोल्जर्स व्हेन दे डू मार्च पास्ट, दे डू इन अ प्रॉपर सिंक्रोनी. सो वहां पर बहुत सुंदर उनका ना सिंक्रोनाइजेशन होता है. सबकी लेफ्ट लेग एक साथ जाती है आगे, फिर जैसे ही राइट लेग जाना है, एवरी वंस राइट लेग विल गो फॉरवर्ड. तो बहुत सुंदर लगता है. दैट मीन्स व्हेन दे एक्चुअली डू द मार्च पास्ट, दे एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर पीरियोडिक फोर्स ऑन द ग्राउंड. अब वो सस्पेंशन ब्रिज में जा रहे हैं. अगर सस्पेंशन ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी उनके पैरों के द्वारा जो फोर्स, पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए बाय चांस, तो रेजोनेंस होगा. द ब्रिज विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड दिस विल कॉज द ब्रिज टू कोलैप्स. सीधा पहुंच गए ऊपर. सो दैट इज डेंजरस. सो क्या कहा जाता है कि सोल्जर्स को आप मार्च पास्ट मत करो, यू जस्ट रैंडमली वॉक, सो दैट नो पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड. पीरियोडिक फोर्स तो तभी ना होगा जब एक साथ सब कर रहा है, तो पीरियोडिक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पैर आगे जा रहा है,
वैसे मत जाओ। तो पीरियोडिक फोर्स मत अप्लाई करो तो रेजोनेंस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो व्हेन अ ट्रूप crosses a suspension bridge, the soldiers are asked to break their steps. Break their steps means they do not walk in proper synchronization. The reason is that when soldiers march in steps, each soldier exerts a periodic force in same phase मतलब एक ही साथ सबका लेफ्ट लेग आगे गया, राइट लेग पीछे गया, फिर अगली बार राइट लेग आगे गया, लेफ्ट लेग पीछे गया। तुम लोग जैसा थोड़ी करता है, घटिया तुम लोग करते हो, लेकिन ये बहुत सुंदर करते हैं soldiers, and therefore the bridge executes forced vibrations of frequency, and therefore forced vibrations of frequency equal to the frequency of the steps. Now if the natural frequency of the bridge happens to be equal to the frequency of the steps, the bridge will vibrate with large amplitude due to resonance and the bridge may collapse. Simple question है, सामने देखो। This figure shows 3 different modes of vibration. अच्छा, इसको करने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जानना पड़ेगा। पहले वो देख लेते हैं फटाफट एकदम। 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। लाउडनेस एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर डिपेंड करता है, बेसिकली बोल सकते हो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड पर, और क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म पर। थोड़ा इसको समझते हैं। Loudness is a characteristic by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint sound, both having same pitch and quality. नीचे देखो 2 ग्राफ है, एक की एम्पलीट्यूड ज्यादा, दूसरे का कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। यू सी हियर ऑल्सो इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम हमने कितना वेव शो किया, 1 crest, 1 throw एंड 1 crest। यहां पे भी 1 crest, 1 throw एंड 1 crest। तो दोनों का नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम इज सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, वेव फॉर्म भी सेम है, दोनों साइनोसॉइडल वेव है। ऐसा इस वेव को इस तरह के वेव को साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। तो वेव फॉर्म भी सेम है, क्या अलग है, एम्पलीट्यूड। तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है। तो जिसका एम्पलीट्यूड कम, स्मॉल एम्पलीट्यूड इज अ सॉफ्ट नोट, जिसे हम फीबल नोट भी बोलते हैं, और जिसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा दैट इज अ लाउड नोट। नोट मीन साउंड, सिंपल है। तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, अभी भी मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है चिल्ड्रेन, एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, यहां पर एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। फर्स्ट पॉइंट इज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आज हम इसी वीडियो में भी करेंगे, पीछे अभी थोड़ी देर बाद। याद रखना लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। Loudness varies inversely as the square of distance from the source. कोई अगर सोर्स है, सोर्स से उसकी डिस्टेंस, यहां से सोर्स मतलब यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं कोई स्पीकर ही है, यहां गाना बज रहा है, यहां पे गाना बज रहा है, ओके, सॉन्ग बज रहा है, एंड हियर अ पर्सन इज स्टैंडिंग, सो ही इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ए डी डिस्टेंस। तो ये जो लाउडनेस सुनाई देगा, दिस लाउडनेस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डी। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लाउडनेस उसे कम सुनाई देगा ना, दूर जितना जाएगा मतलब डी जितना इंक्रीज होगा लाउडनेस उतना कम हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज व्हाट mathematically it has been experienced, that loudness will vary inversely as the square of the distance from the source. All right, distance अगर 2 times increase हो जाए तो loudness 4 times decrease हो जाएगा, 2 square 4 times decrease हो जाएगा। loudness अगर distance, यही distance पहले के distance के तुलना में 3 times अगर increase हो जाए, ये बंदा 3 गुना दूर चले जाए तो loudness कितना गुना डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो लाउडनेस 3 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगा, 3 स्क्वायर 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस मींस, दैट लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इस पर वैसे कोई न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, नो न्यूमेरिकल आस्क्ड, गारंटी है मेरा, ठीक है, बस पढ़ने के लिए ये पॉइंट है। हालांकि फर्स्ट वाले इक्वेशन से न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन यहां से सेकेंड वाले से नो न्यूमेरिकल।
ओके, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। इस पर बोर्ड्स में क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये बेसिकली मैथमेटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन यहां पर जितना चीज लिखा हुआ है वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है? जितना बड़ा वाइब्रेटिंग बॉडी होगा, जितना सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा, उतना लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। Isn't it? जैसे बड़ा ड्रम है, छोटा ड्रम है, स्कूल में ड्रम बजाते हो ना, स्पोर्ट्स डे में, तो इफ यू हिट द बिगर ड्रम विथ से 20 न्यूटन फोर्स, छोटा ड्रम ऑल्सो विथ 20 न्यूटन फोर्स, यू विल सी दैट लाउड साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बिगर ड्रम, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। जिसका ज्यादा सरफेस एरिया उसका लाउडनेस ज्यादा। अ लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया sends forth a greater amount of energy, hence larger the surface area of the vibrating body, louder is the sound heard. For this reason bells in schools, temples are made big in size. सिंपल सी बात है, छोटा बेल में छोटा सरफेस एरिया, कम लाउडनेस, बड़ा बेल बड़ा ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा लाउडनेस। इस पर बेस्ड गिव रीजन क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में। गिव रीजन व्हाई द बेल्स इन टेम्पल्स आर मेड बिग इन साइज। ओके, ये आईसीएसई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस पर भी पूछा गया क्वेश्चन, नीचे वाला जो दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज साउंडेड इन एयर, द साउंड गिवन इज बाय इट इज फीबल, बट व्हेन द सेम ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप, द साउंड बिकम्स मच लाउडर। क्योंकि टेबल टॉप के ऊपर क्या हो गया ना, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इट इंक्रीज्ड, तो साउंड लाउडर हो गया। द रीजन इज दैट द टेबल टॉप प्रोवाइड्स कंपैरेटिवली अ लार्ज सर्फेस एरिया ऑफ एयर टू वाइब्रेट, and so the sound energy reaching our ears increased। देखो यहां पर ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था, तो इसके आसपास जो एयर थे जो वाइब्रेट कर रहा था वो कम एयर वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन यही टेबल टॉप के ऊपर हमने इसको टच करके वाइब्रेट कराया, तो अब ये टेबल टॉप भी वाइब्रेट कर रहा है। और टेबल टॉप के ऊपर देखो कितने एयर मॉलिक्यूल, तो इतना एयर सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गया जो इस टेबल टॉप से कनेक्टेड थे, टच किया हुआ था। देयरफॉर लाउड साउंड वुड बी हर्ड। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कुछ इसमें है नहीं। सो हमने ये देख लिया। यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड साउंड लेवल, दो चीजें होती है। ये इसमें इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता इसमें। इसके बाद तुम्हारा कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस बुक में तुम्हें देखने को मिलेगा, बट दोज आर नॉट इन द सिलेबस। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वो सब चीज, ओके, लाउडनेस, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, यू डोंट हैव टू स्टडी, दे आर नॉट इन योर सिलेबस। सिंपल यहां पे लाउडनेस और साउंड लेवल का यूनिट पूछता है, वो याद रखना। लाउडनेस का यूनिट पूछ दे तो फॉन बोलना, साउंड लेवल का यूनिट पूछे तो डेसिबल बोलना, बस। और इस टॉपिक से तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, अभी सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही। लाउडनेस का यूनिट फॉन, PHON, साउंड लेवल का यूनिट डेसिबल, बस ये टॉपिक यहां खत्म हुआ। उसके बाद है जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पिच। पिच मतलब श्रिलनेस, कितना पतला होगा आवाज। लड़कियों की आवाज पतली होती है ना, दैट मीन्स दे हैव हायर पिच। और पिच डिपेंड करता है किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड पर। जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो ज्यादा श्रिल आवाज होगा। लड़कियों का आवाज हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हाई पिच, यानी श्रिलनेस हाई होता है, पतला आवाज। लड़कों का आवाज भारी आवाज, मोटा आवाज, यानी फ्रीक्वेंसी कम। तो यू सी हियर टू ग्राफ्स आर शोन, टू साउंड वेव्स आर शोन ओवर हियर, एंड देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस तो सेम है, यहां पर भी अलग नहीं है। दैट मीन्स दे हैव सेम लाउडनेस। वेव फॉर्म इज ऑल्सो सेम, ये भी साइनोसॉइडल वेव, ये भी साइनोसॉइडल वेव, दोनों साइन वेव है। क्या अलग है? अलग है नंबर ऑफ वेव्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे देखो 1 क्रेस्ट 1 ट्रो, 1 क्रेस्ट 1 ट्रो, यहां पर 1 क्रेस्ट 1 ट्रो, 1 क्रेस्ट 1 ट्रो, 1 क्रेस्ट 1 ट्रो, 1 क्रेस्ट 1 ट्रो। हालांकि ये जो टाइम इंटरवल है, ये दोनों का टाइम सेम है। सेम टाइम में सेकेंड वाले ग्राफ में ज्यादा वेव्स बने हैं, इजंट इट? यही ना टाइम है, इतना टाइम है, ये यहां पे भी तो उतना ही टाइम है। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम में कम वेव्स बने हैं, सेकंड में ज्यादा वेव्स बने। तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज मोर इन बी, दैट मीन्स उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ओके, तो ए इसलिए लो पिच लिखा हुआ है। लो पिच मतलब श्रिलनेस कम है इसकी, मोटा आवाज है, ग्रेव साउंड है। ग्रेव मतलब भारी आवाज, मोगैम्बो खुश हुआ, दिस इज द ग्रेव साउंड। ओके, एंड श्रिल आवाज, पतला आवाज क्योंकि हाई पिच है। ओके,
So pitch is that characteristic of sound by which an acute or shrill note can be distinguished from a grave or a flat note. Grave मतलब flat भी बोल सकते हो उसे, अलग अलग synonyms है. Pitch is subjective in nature and frequency is objective in nature. Objective मतलब जिसे तुम measure कर सकते हो, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा. किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर है 256 हर्ट्ज, तो चुन्नू के लिए भी 256 हर्ट्ज, मुन्नू के लिए भी 256 हर्ट्ज, सबके लिए 256 हर्ट्ज है. ऐसा नहीं है कि चुन्नू बोल रहे नहीं मेरे लिए तो 256 हर्ट्ज है, मुन्नू बोल रहे नहीं मेरे लिए 290 हर्ट्ज है, नहीं हो सकता. सो ऑब्जेक्टिव मतलब कि वो कोई ऐसा क्वांटिटी जो चेंज ना हो पर्सन टू पर्सन, सबके लिए सेम हो. लेकिन पिच सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पिच मतलब श्रिलनेस. तुम्हें किसी को लगेगा कि आवाज बड़ा पतला आवाज है, मुझे नहीं सुनना है इस गायक का गाना, दिस सिंगर हैज अ वेरी श्रिल वॉइस. कोई बोलेगा नहीं उतना कहां पतला है, आवाज तो भारी ही लगता है मुझे. तो दैट मीन्स दिस पिच दिस इज अबाउट सेंसेशन. सबकी अलग अलग सेंसेशन हो सकती है. तो श्रिलनेस इज समथिंग विच कैन बी इज सब्जेक्टिव टू द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर ऑफ द लिसनर. तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, पिच इज नॉट सेम एज फ्रीक्वेंसी. द पिच रेफर्स टू द सेंसेशन एज परसीव्ड बाय द लिसनर. इट मे बी डिफरेंट फॉर अ sound of a particular frequency to different listeners. तो इसलिए pitch subjective है. On the other hand, frequency is a measurable quantity. It depends on the source producing it. It has a definite value for a given sound, which is equal to the frequency of the source. It has nothing to do with the listener. So frequency is an objective quantity. Okay, it is measurable and it is same for everyone. It cannot vary from person to person. Right? तो ये कई बार पूछता है. Explain why pitch is subjective in nature and frequency is objective in nature. जो लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, वो है क्वालिटी, और वो डिपेंड करता है वेव फॉर्म में. अब देखो दो ग्राफ है, एक साइनोसॉइडल ग्राफ है जो ऐसा साइनोसॉइडल, और एक ट्रायंगुलर ग्राफ है. ट्वाई. देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है. तुम गौर से देखो, थोड़ा ध्यान से अगर देखो बड़ा करके, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, एम्पलीट्यूड सेम है, यानी लाउडनेस दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है. यू सी यहां पर 1 क्रेस्ट 1 ट्रो 1 क्रेस्ट, यहां पर भी 1 क्रेस्ट 1 ट्रो 1 क्रेस्ट. तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम नंबर ऑफ वेव्स बने, तो फ्रीक्वेंसी सेम है. फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है. क्या अलग है? वेव फॉर्म अलग है. इसका वेव फॉर्म साइनोसॉइडल है, इसका वेव फॉर्म ट्रायंगुलर है. तो दोनों का क्वालिटी अलग होगा. क्वालिटी का मतलब कि ये इन्हें सुनकर हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग सोर्सेस से निकले हैं. हो सकता है ये किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का आवाज हो, ये किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का, ये गिटार का आवाज हो, ये हारमोनियम का आवाज हो. सो टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस, सेम फ्रीक्वेंसी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वालिटी, मीन्स बाय देयर सोर्स. देखो यहां लिखा हुआ है, quality or timbre of a sound is that characteristic which distinguishes the two sounds of same loudness and same pitch but emitted by two different instruments. जैसे मैंने अभी हारमोनियम और गिटार का एग्जांपल बोला, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग क्वालिटी होगा, इसी से हम पता कर सकते हैं. और ये इंस्ट्रूमेंट ही क्यों, दो अलग अलग इंसान है, जैसे मैं और मेरा एक भाई है, हमारी दोनों की आवाज मान लो दोनों का सेम लाउडनेस से हम बोल रहे हैं, हो सकता है दोनों सेम पिच से भी बोल रहे हैं, दोनों का श्रिलनेस भी सेम है, मेरा आवाज जितना भारी है उसका भी आवाज उतना भारी है, लेकिन मेरी माँ हमारी आवाज को सुनकर दूर से भी पता कर लेगी, इफ शी इज इन अ डिफरेंट रूम, कि मैं अगर कुछ बोलता हूं तो वो बता देगी ओके दिस इज सुनंदोज वॉइस, और मेरा भाई कुछ बोलेगा तो वो ओके दिस इज द ब्रदर ऑफ सुनंदो, आवाज से. तो वो आवाज से कैसे पता, व्हाट इज डिफरेंट इन आवर वॉइस, लाउडनेस तो सेम है, दोनों सेम लाउडनेस से बोल रहे हैं, दोनों का आवाज भी सेम श्रिलनेस का है, तो क्या अलग है, वो है क्वालिटी अलग है. वेव फॉर्म मेरी आवाज का मेरे भाई की आवाज से अलग है. सो टू डिफरेंट सोर्सेस हैव प्रोड्यूस टू डिफरेंट वेव फॉर्म्स ऑफ साउंड. ओके, वही चीज है. सो द क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म. ऑलराइट, सिंपल सी बात है. नाउ यू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. A certain sound has a frequency of 256 Hz and a wavelength of 1.3 meter. Calculate the speed of sound. तो यहां पर हमारा साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या गिवन है, राइट. सो वी हैव द फ्रीक्वेंसी बीइंग गिवन 256 Hz and wavelength. Wavelength means lambda. Lambda is used for wavelength.
1.3 meters. If you see, both frequency as well as wavelength are given in their respective SI units. Frequency का SI unit hertz होता है, hertz में दिया हुआ है. लैम्डा का मीटर्स होता है, मीटर में दिया हुआ है. तो दोनों SI यूनिट में है. यानी अभी हम जो स्पीड निकालेंगे यूजिंग दीज वैल्यूज, द स्पीड विल ऑल्सो कम इन SI unit, which is meter per second, right? Now, what is the formula? We have discussed this formula in the previous lecture. V is equal to F lambda, right? So 256 into 1.3. You know, F is 256, lambda is 1.3. तो इसको करने से हमारा क्या आ जाएगा? 332.8 meter per second. Okay, so this is the answer of part A. राइट ये हमारा साउंड का स्पीड आ गया. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय अ लिसनर बिटवीन द अबव साउंड, मींस दिस साउंड, ये जो साउंड है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, वो साउंड, एंड अनदर साउंड ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड बट ऑफ वेवलेंथ 2.6 मीटर्स. सो दो साउंड है ना, एक तो ये जो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है 256 हर्ट्ज, और एक दूसरा साउंड है जो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यानी that second sound is also traveling with the same speed 332.8 meter per second, but its wavelength is different from the previous ones. So अभी का जो साउंड है उसका सेकेंड साउंड का जो वेवलेंथ है that is 2.6 meters. तो दोनों में क्या डिफरेंस लिसनर फील करेगा, सुनने में क्या डिफरेंस होगा? हो सकता है कोई एक लाउड हो, कोई एक शार्प हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है, बिकॉज एम्पलीट्यूड की बात तो है नहीं. फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा दोनों का, तो एक की पिच ज्यादा होगी, एक की पिच कम होगी, तो एक ज्यादा श्रिल होगा और एक कम श्रिल होगा. So let us now calculate the frequency of the second sound and let us see that वो पहले वाले साउंड से ज्यादा श्रिल है या कम श्रिल है. Okay, so for the second sound, एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि बिना कैलकुलेट किए हुए ही हम बोल सकते हैं कि सेकेंड वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी. मैं बताता हूं क्यों. देखो, फर्स्ट साउंड की वेवलेंथ है 1.3 मीटर, सेकेंड साउंड का वेवलेंथ है 2.6 मीटर्स. तो वेवलेंथ हैज इंक्रीज्ड. तो याद रखना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो. अरे यही इक्वेशन तो है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में अगर v कांस्टेंट, f को इधर भेज दे तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ हो जाएगा. अगर स्पीड को हम कांस्टेंट माने तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f. यानी अगर लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा. एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहां पर पहले फर्स्ट साउंड का वेवलेंथ 1.3 मीटर्स था, सेकेंड साउंड का 2.6 मीटर. सो वेवलेंथ हैज इंक्रीज्ड. इन अदर वर्ड्स, नाउ द फ्रीक्वेंसी दैट विल कम ऑफ द सेकेंड साउंड वुड बी लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट साउंड. तो सेकेंड साउंड का फ्रीक्वेंसी कम, यानी वो कम श्रिल होगा. द फर्स्ट साउंड वुड बी श्रिलर देन द सेकेंड वन. ओके, अब सेकेंड साउंड, ये तो हम बिना कैलकुलेट किए हुए ही बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हम निकालेंगे. ठीक है, तो फॉर द सेकेंड साउंड स्पीड तो वही है, सेम है दोनों में. क्वेश्चन ने बोल दिया एट द सेम स्पीड, तो स्पीड इज 332.8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा इज गिवन 2.6 मीटर्स. तो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे वेरी सिंपली फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन लैम्डा. v मीन्स 332.8, लैम्डा मीन्स 2.6. ओके, सो हर्ज में आएगा बिकॉज बाकी सारे जो है वो SI यूनिट में है. 128 हर्ज तो दिख रहा है ना, कम है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट साउंड हुज फ्रीक्वेंसी वाज 256 हर्ज एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 128 हर्ज है. ओके, तो लिखेंगे द फर्स्ट साउंड will be shriller than the second sound as its frequency is higher than the second sound. या फिर इज मोर, इज ग्रेटर देन द सेकेंड साउंड. सिंपल क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल. नाउ अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने कि रेशियो की लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. राइट, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर.
अच्छा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाए तो कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ, यू नो दिस इज मैथ्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा के मैंने इक्वल टू किया तो कोई एक कांस्टेंट डाला के, तो ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे दो अलग अलग साउंड वेव्स के लाउडनेस का रेशियो निकालना है तो मैं इसको L1 बोल सकता हूं और इस एम्पलीट्यूड को A1 बोल सकता हूं। दूसरा एक साउंड है, उसकी लाउडनेस है L2 एंड उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा K A2 स्क्वायर। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सिर्फ फर्स्ट साउंड के लिए L1 लिया लाउडनेस, एम्पलीट्यूड के लिए A1 यूज किया। सेकंड साउंड के लिए लाउडनेस L2, एम्पलीट्यूड A2, बाकी तो वही है। और इक्वल टू इसलिए कर दिया क्योंकि हमने यहां कांस्टेंट डाल दिया, कांस्टेंट इसके। अगर हम इन दोनों लाउडनेस का रेशियो निकाले L1 अपॉन L2 तो ये के कट जाएगा। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, और देखो दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को डायरेक्ट हम यूज करेंगे लाउडनेस का रेशियो निकालने के लिए। ये जो वर्किंग हमने किया, इतना डेरिवेशन किया इसको, इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने में, वो तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल नहीं शो करना है। यू विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स, यानी फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड A2, उनका रेशियो 3:4 है, ये दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द लाउडनेस, यानी L1 अपॉन L2 निकालना है, L1 अपॉन L2। तो अभी अभी मैंने बताया कि A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर ही होता है। ये फॉर्मूला अभी मैंने तुम लोगों को डिराइव करके बताया। A1 अपॉन A2 का वैल्यू है 3/4, इसका होल स्क्वायर कर दो, दैट इज 9:16 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है रेशियो ऑफ द पिच निकालो, यानी फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ। नाउ यू सी दैट दे हैव ओनली मेंशन्ड अबाउट एम्पलीट्यूड, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी इन द क्वेश्चन। इट मीन्स दैट देयर फ्रीक्वेंसी आर सेम। दिस इज एन अजम्पशन दैट वी विल डू। अगर कुछ मेंशन ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, ये अज्यूम करेंगे। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वही पिच का रेशियो होगा। और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी है तो दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशियो 1:1 होता है। सो रेशियो ऑफ पिच is based nothing but F1:F2, दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो विच इज 1:1। ओके, सेम क्वांटिटीज का रेशियो 1:1 होता है। आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर, कुछ भी नहीं था। इन दिस नाउ दिस क्वेश्चन, फिगर 7.27 shows the wave patterns of 3 sounds A, B and C. Name the characteristic of sound which is same between A and B. तो A and B का देखो एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों ग्राफ इस साइनोसॉइडल वेव है, इस तरह का वेव है, यानी वेव फॉर्म सेम है। ए और बी में वेव फॉर्म सेम है और क्या सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे? देखो हमें वेव फॉर्म नहीं लिखना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक का नाम लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्वालिटी, और एम्पलीट्यूड नहीं लिखना है। एम्पलीट्यूड किस कैरेक्टरिस्टिक को इफेक्ट करता है? लाउडनेस। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक का नाम लिखना है। तो लाउडनेस एंड क्वालिटी। नंबर 2 में बोल रहा है बी एंड सी में क्या चीज सेम है। देखो बी का ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड है और सी में जो एम्पलीट्यूड है दोनों डिफरेंट है, तो लाउडनेस तो सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी अलग है। यहां देखो वन वेव है, एक क्रेस्ट एक ट्रो, लेकिन यहां एक क्रेस्ट एक ट्रो फिर एक और क्रेस्ट है। So number of waves per second is also different. Frequency is also different. That means pitch is different. And waveform is different. यहाँ पर ये sinusoidal wave है और ये square wave है, तो waveform भी तो अलग है। तो न तो pitch same है, न loudness same है, न quality same है। So none of the characteristics. थर्ड में बोल रहा है C एंड A के बीच क्या कॉमन है? C एंड A, तो देखो एम्पलीट्यूड भी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि A का एम्पलीट्यूड कम है इन कंपैरिजन टू C। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, द पीक हाइट, द पीक हाइट। और क्या इसमें फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं? देखो फ्रीक्वेंसी सेम है। यह 1 क्रेस्ट 1 ट्रो 1 क्रेस्ट, यहां पे भी 1 क्रेस्ट 1 ट्रो 1 क्रेस्ट। तो यू सी दैट फ्रीक्वेंसी सेम, बट अगेन वेव फॉर्म इज नॉट सेम बिकॉज एक साइनोसॉइडल एक स्क्वायर। ए और सी की बात कर रहे हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम है, तो क्या हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे? नहीं, हमें कैरेक्टरिस्टिक का नाम लिखना है. फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी. तो पिच लिखना पड़ेगा हमें, राइट? A microphone is connected to the Y input of a CRO. 3 different sounds are made in turn in front of the microphone. Their traces A, B and C produced on the screen are shown. Okay, you can see 3 different graphs. Which trace is due to the loudest sound? Give reason. तो जिसकी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, बहुत क्लियरली तुम्हें दिख रहा है ना कि B का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है. दिस पीक हाइट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ग्राफ B. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब लाउडेस्ट साउंड, तो यहां लिखेंगे B. गिव रीजन, रीजन का क्या लिखेंगे? बिकॉज इट हैज द हाइएस्ट एम्पलीट्यूड. पूरा लिखना, मैं सिर्फ हाइएस्ट एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं, तुम लिखना बिकॉज दिस ग्राफ, दिस वेव possesses the highest amplitude. Which trace is due to the sound with the lowest pitch? Lowest pitch means जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. पिच किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे? नहीं, पिच पे, फ्रीक्वेंसी पे. तो जिसकी पिच, किसकी पिच सबसे कम होगी? जिसकी एम्पलीट्यूड सबसे कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वेव्स इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, सेम सबसे कम है. तो देखो यहां पर ए में एक वेव है, वन वेव, वन ट्रो वन क्रेस्ट, राइट? यहां पर वन ट्रो वन क्रेस्ट, वन ट्रो वन क्रेस्ट, तो इट इज मोर देन ए. और सी में भी देखो वन ट्रो वन क्रेस्ट, वन ट्रो वन क्रेस्ट, मोर देन ए. तो ए में सबसे कम वेव्स है इन that given interval of time. So A has the minimum frequency, that means it has the lowest pitch. लिखेंगे it has the lowest, reason पूछा है ना, lowest frequency है इस वजह से. Simple. The sketches 1 to 4 in figure 7.26 show sound waves all formed in the same time interval. Which diagram shows a note from a musical instrument? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब यहां पे तुम्हारा डिस्टॉर्शंस है ग्राफ में. देखो बाकी सारे ग्राफ एकदम प्योर साइनसॉइडल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा नहीं होता है. तो यहां पर ग्राफ होगा 4. जब भी इस तरह से डिस्टॉर्शन होगा किसी भी ग्राफ में इस तरह का, देखो यहां कोई ऐसे डिस्टॉर्टेड पैटर्न है, तो वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का. अ सॉफ्ट और फीबल नोट, सॉफ्ट फीबल मतलब कि जो लाउड ना हो, लाउड ना हो मतलब जिसके एम्पलीट्यूड सबसे कम हो. किसके एम्पलीट्यूड यहां सबसे कम है? ऑब्वियसली 1 का देखो सबसे कम एम्पलीट्यूड है, बाकी सब ग्राफ्स का इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड है. तो ये हो गया 1. अ बेस और अ लो फ्रीक्वेंसी नोट, लो फ्रीक्वेंसी नोट जिसे बेस नोट बोलते हैं, यानी जिसका सबसे कम वेव्स पर सेकेंड है. देखो 1 में कितने वेव्स है? दिस इज 1 वेव एंड दिस इज अनदर 1 वेव. 2 वेव्स हैं. 1 crest, 1 throw comprises of 1 wave. यहाँ total of 2 crests, 2 throws हैं, so this is 2 waves. Okay, यहाँ पे देखो 1 wave, second wave and third wave. तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें 3 waves बन रहे इसी टाइम में. ग्राफ 3 में देखो only 1 wave is there and इसमें 1 wave and a half wave, 1.5. तो यहां पर सबसे कम हमारा 2 में है. That means it has the lowest frequency, so that's a base note. I mean हाँ 2 में है, yes, ग्राफ 2 में है, right? सबसे कम. By reducing the amplitude of a sound wave, its amplitude को reduce कर दिया, तो क्या पिच पर कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड लाउडनेस को इफेक्ट करता है. तो लाउडनेस क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड को रिड्यूस किया तो लाउडनेस भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. 2 sounds of same loudness and same pitch produced by 2 different instruments differ in their, मैंने अभी बताया था कि वेव फॉर्म डिफरेंट होता है. अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का साउंड अलग अलग सोर्सेस से एमिट हो रहा है साउंड, तो उनकी वेव फॉर्म्स डिफरेंट होगी, यानी क्वालिटी डिफरेंट होगा. 2 sounds A and B are of same amplitude. ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, यानी लाउडनेस दोनों का सेम होगा. सेम वेव फॉर्म्स, यानी दोनों का क्वालिटी भी सेम होगा, सिर्फ डिफरेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी. बट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड 2f. तो ए का फ्रीक्वेंसी एफ है, बी का फ्रीक्वेंसी 2f है, यानी बी का ज्यादा है, डबल है. तो बी ज्यादा श्रिल साउंड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो बी इज श्रिल, ए इज ग्रेव. ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग.
राइट। अभी हमारा आगे के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको कर लेते हैं। हियर वी गो। द फिगर 7.11 shows 3 different modes of vibrations। दिख रहा है तुम्हें? ए का वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में वाइब्रेशन दिख रहा है, बी में दिख रहा है, एंड सी में तुमको दिख रहा है। विच वाइब्रेशन इज ऑफ द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड? एक चीज मैं पहले बता दू इस क्वेश्चन में, टू सॉल्व दीज क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट कंसिडर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लूप। देखो कभी भी इस तरह का वेव है जिसमें एक क्रेस्ट है और फिर उसके बाद एक ट्रो है, फिर एक क्रेस्ट है उसके बाद, बट इन दिस वेव, इन दिस स्ट्रिंग इफ यू सी, एक क्रेस्ट है और उसी के नीचे एक ट्रो बना दिया है। जब भी इस तरह का रहे, एक क्रेस्ट है एंड उसी के साथ एक ट्रो है, यू हैव टू जस्ट कंसिडर एनी वन ऑफ द लाइन्स। ऊपर वाला भी नीचे वाला भी कंसिडर मत करना। आई मीन टू से कि दिस इज द ऊपर वाला लाइन, तो उसी का नीचे वाला लाइन, दिस इज द नीचे वाला लाइन। यू डोंट हैव टू लुक, सो यू हैव टू जस्ट टेक वन ऑफ द ग्राफ्स। मतलब मैं इसको जूम करके और समझाता हूं, मुझे लगता है समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। देखो या तो तुम इस रेड वाले को कंसिडर करो, अभी मैं रेड लाइन से जो ड्रॉ कर रहा हूं, टॉय टॉय टॉय, ये वाला ग्राफ, यहां पर भी रेड वाले को बस देखो, बाकी को भूल जाओ। रेड वाले को देखो बस, बाकी जो है लाइन भूल जाओ। या तो सिर्फ तुम ग्रीन को देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, ग्रीन को देखो, समझ रहे हैं? ये ग्रीन को देखो, सिर्फ ग्रीन को देखो, फिर रेड को भूल जाओ। तो यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टू, तभी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है? तो नाउ टू अंडरस्टैंड, to solve this, let me consider only the red line। रेड लाइन को कंसिडर करते हैं। तो विच, किसकी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है? तो एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं सब में, बेस लाइन। तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ना कि ये जो मैक्सिमम पीक हाइट है, दिस इज मैक्स, ये बी में सबसे ज्यादा, सी का बी से कम है एम्पलीट्यूड, और ए में तो बहुत ही कम है एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन ने पूछा है विच वाइब्रेशन इज ऑफ द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड, तो आंसर इज अनडाउटेडली बी, एम्पलीट्यूड उसकी सबसे ज्यादा। व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ लीस्ट फ्रीक्वेंसी? लीस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ वेव्स शोन इन दिस टाइम इंटरवल। यहां पर है वन वेव एंड हाफ अ वेव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वन वेव एंड हाफ अ वेव कैसे हुआ? देखो, एक क्रेस्ट, एक ट्रो और फिर एक क्रेस्ट, तो एक क्रेस्ट से एक ट्रो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो एक वेव हो गया, फिर ये आधा वेव है, तो दिस इज 1.5 वेव्स। बी में एक क्रेस्ट, एक ट्रो, तो दिस इज वन वेव। सी में जस्ट वन क्रेस्ट। आई हैव टोल्ड यू, डोंट सी द नीचे वाला, डोंट सी द नीचे वाला, एक कोई किसी एक को कंसिडर करो। जब तुम ऊपर वाले लाइन को कंसिडर करो, रेड वाले को, तो ग्रीन वाला जो मैंने बनाया था उसको नहीं देखना है। सो दिस इज हाफ अ वेव। तो विच वाइब्रेशन हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी? ऑब्वियसली सी, सी का सबसे कम वेव्स है इन दैट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड सी? अब तुम्हें सिर्फ ए और सी के जो वेव्स बने हैं उसका रेशियो निकालना है, बिकॉज वही तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ वेव्स का रेशियो निकाल दो। तो दैट इज 1, ए और सी ना, तो 1.5 इज टू 0.5। लेकिन ये डेसिमल में इस तरह से रेशियो को रखना सही नहीं होता है। तो मैथ्स जानते हो, 1.5 इज टू 0.5 है। दोनों को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से, जो होल नंबर में से कन्वर्ट कर दे। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 2 इज 3 एंड 0.5 इंटू 2 इज 1। तो तुम्हारे 3:1 आ गया रेशियो। सिंपल है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ बिटवीन बी एंड ए? अब बी एंड ए को देखो, बी एंड ए, और इसमें हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो नहीं निकालना है, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। अच्छा, याद रखना, फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वेवलेंथ का उल्टा रेशियो होता है।
क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. v अगर कांस्टेंट है तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वेवलेंथ का उसका उल्टा रेशियो होगा. तो अगर हमें b एंड a का वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, राइट, फोर्थ वाला मैं यहां कर रहा हूं, तो वेवलेंथ ऑफ b इज टू वेवलेंथ ऑफ a हमें निकालना है, b एंड a, जो कि क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ a इज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ b होगा. उल्टा b इज टू a है लैम्डा का रेशियो, तो a इज टू b होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का रेशियो, दोनों सेम होगा. ओके, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. f1 इज टू f2 इज लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 1. तो fa इज टू fb करते हैं. fa कितना है 1.5, fb कितना है 1. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो पूरे रेशियो को. सो 1.5 इंटू 2 इज 3 एंड 1 इंटू 2 इज 2. सो 3 इज टू 2. दिस इज द रेशियो. दिस इज द आंसर. तो इसका आंसर हो गया 3:2. सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के. द स्टेम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ टेबल टॉप. एक ये तो बताया था ना अभी, फोर्स वाइब्रेशंस. एक टेबल टॉप के ऊपर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को रख दिया. विल इट प्रोड्यूस एन ऑडिबल साउंड? यस. डज इट कॉज द टेबल टॉप टू सेट इनटू वाइब्रेशंस? यस. विच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर दे? फोर्स्ड वाइब्रेशंस. अभी फोर्स्ड वाइब्रेशंस को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया था. अंडर व्हाट कंडीशन विल इट लीड टू रेजोनेंस? देखो, इट लीड्स, कब रेजोनेंस होगा? जब इस ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी इस टेबल टॉप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए. इट लीड्स टू रेजोनेंस if the natural frequency of vibrations of the tabletop becomes equal to the natural frequency of the equal to the frequency of the vibrating tuning fork. यही हो गया कंडीशन फॉर रेजोनेंस. सिंपल. अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज. एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से? 256 हर्ट्ज. विच ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क गिवन बिलो विल रेजोनेट विद द स्ट्रिंग? ऑब्वियसली सेम होना चाहिए ना. तो यहां पर 512 के साथ नहीं, 256 के साथ हाँ सेम मैच होगा तभी. 128 के साथ भी नहीं. तो आंसर होगा 200. कौन सा? ऑप्शन 2. ऐसे लिखो, बी विथ बी ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज के साथ रेजोनेंस होगा. रीजन पूछा है भाई, रीजन भी तो बहुत सिंपल है. फॉर रेजोनेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर मतलब जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो रहा है, या तो बोल सकते हो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, उसी को हम ड्राइवर बोलते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रिवन मतलब जिस पर अप्लाई हो रहा है. लिख लो, सिंपल है, वही है कंडीशन फॉर रेजोनेंस. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर शुड बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रिवन. तो ड्राइवर मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड periodic force must be equal to the natural frequency of the vibrating body. तो यहां पर ड्राइवर कौन है? ये स्ट्रिंग. और ड्रिवन कौन है? जो दूसरा स्ट्रिंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी 256 हर्ट्ज है, स्ट्रिंग बी, वो है ड्रिवन. क्लियर है? इन द डायग्राम देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस दे आर? देखो ये डैम्ड हो रहा है ना, डैम्ड वाइब्रेशन अभी पढ़ा था, बहुत सिंपल है. वन एग्जाम्पल ऑफ सच वाइब्रेशन, एग्जाम्पल तो हमने किया था, वो ब्रांच ऑफ अ ट्री, द स्लिम ब्रांच ऑफ अ ट्री वाला एग्जाम्पल लिख लेना. ओके, लिखा था ना एग्जाम का भी, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आईसीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. तो अभी पीछे पढ़ा था स्लिम ब्रांच ऑफ अ ट्री. देखो
डैम्प्ड वाइब्रेशन का। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, लिख लेना। Why is the amplitude of vibrations gradually decreasing? Because there is external resistive force. Because damped vibrations take place under the influence of external resistive force, which causes the vibrations of the body to gradually decrease, which causes the amplitude of the vibrations to gradually decrease. इसीलिए decrease हो रहा है। What happens to the vibrations of the body after some time? The vibrations stop. कुछ देर बाद तो क्या होगा? कोई amplitude नहीं रहेगा, कोई vibration होगा ही नहीं। The vibrations stop. हो गया आज का वीडियो, यहां पर कंप्लीट करते हैं। साउंड हमारा कंप्लीट हो गया है माय डियर चिल्ड्रन। तो अभी हम अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ प्रोसीड करेंगे। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।